नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त के तमाम अहम खबरों को। और आपको बता दें कि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर जबरदस्त वॉर किया हो, लेकिन कोरोना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, गया नहीं है। तीसरी लहर की आहट अभी भी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों यूपी समेत देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही कारण है कि हर राज्य की सरकारें फिलहाल अब अलर्ट पर आ गई हैं। हालांकि देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि अगर तीसरी लहर वाकई में आती है तो अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम होंगे। क्या इस बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी का दंश झेलना नहीं पड़ेगा? इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे हमारे साथ बात करने के लिए होंगे आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे आपको बता दें कि निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में तमाम अनियमितताएं देखी, तमाम हमने कमियां देखी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चरमराते हमने देखा, लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या यही तस्वीरें हमें तीसरी लहर में भी देखने को मिलेंगी? इस तरीके के तमाम सवाल उठते हैं कि क्या तीसरी लहर में हमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिस तरीके से दूसरी लहर में तमाम लोगों को हमने खोया, हमने अपनों को खोया। क्या इस तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगी? तो ये तमाम सवाल उठते हैं और ये तमाम सवाल उठने लाजमी भी हैं। आम जनता जानना चाहती है यहां पर कि क्या तीसरी लहर को लेकर हम तैयार हैं? क्या तीसरी लहर को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं? क्या स्वास्थ्य महकमा अब पूरी मजबूती के साथ खड़ा है? क्या अगर वह या उनका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप से, सुचारू रूप से मिल पाएंगी? इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो आमजनों के मन में उठते हैं और इन सवालों का उठना लाजमी भी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में सोचना सबसे बेहतर बात कही जाती है और यहां पर स्वास्थ्य के बारे में सोचना भी बेहतर है। और बात करेंगे इसी मुद्दे पर। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी, जो कि निदेशक हैं सिविल अस्पताल के। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से निर्देश जो आए हैं सरकार की ओर से उन निर्देशों का पालन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी बहाली हुई है, किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी जो है वह पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता जो है वो पूरी है। क्योंकि दूसरी लहर में हमने तमाम तस्वीरें देखी, तमाम खबरें हमने देखी, खुद इंडिया न्यूज ने भी तमाम ऐसी खबरें दिखाई थी कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी थी, अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी नहीं थे, भारी कमी देखने को मिली थी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं बड़ा क्राइसिस जो है वो देखने को मिला था। तो वहीं आप तीसरी लहर को लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी बातचीत करेंगे, जायजा लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर इंतजाम कर लिए गए हैं। जहां एक और लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि संभावित तीसरी लहर देश में हिट कर सकती है और देश में कभी भी हिट कर सकती है। और अचानक से जिस तरीके से हमने दूसरी लहर को देखा था, अचानक से दूसरी लहर ने देखते ही देखते एक विकराल रूप ले लिया था। तो ऐसे में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ठीक इसी प्रकार तीसरी लहर भी आएगी, तीसरी लहर भी ठीक इसी प्रकार हिट करेगी। और तीसरी लहर को लगातार विशेषज्ञ बता रही हैं कि यह और भी खतरनाक होगी, यह और भी घातक होगी। जी हां, तीसरी लहर को सोचने के बाद हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर को देखा, इतने नजदीक से हमने लहर को देखा, हमारे तमाम जो आसपास के लोग हैं, हमारे जानने वाले, हमारे परिचित लोग कोरोना संक्रमित हुए और कई लोगों की, तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में जब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक होगी, तो ऐसे में साफ है कि जो तस्वीरें हमने दूसरी लहर में देखी, हो सकता है कि वैसा कुछ तीसरी लहर में भी देखने को मिले। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर आई है और उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वे की ये रिपोर्ट कहें तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट 71% एंटीबॉडी के साथ जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि यदि तीसरी लहर की आशंका बनती भी है तो उत्तर प्रदेश के 71% जो लोग हैं वो आखिरकार सुरक्षित हैं। और यही कारण है सरकार और तेजी से इसमें वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रही है और तेजी से ये ध्यान दे रही है कि जो सख्तियां हैं वीकेंड लॉकडाउन जैसी, उनमें और सख्ती बरती जाए, जिससे उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के मामलों का उतार चढ़ाव जारी है, तो ऐसे में सीधे तौर पर
कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी आपके हमारे बीच बरकरार है। वो अलग बात है कि सरकार की ओर से लगातार मामलों को कम होता हुआ देखते हुए रियायतें दी जा रही हैं, लगातार तमाम ढील दी जा रही है। जिस तरीके से आज भी अगर बात उत्तर प्रदेश को लेकर करें तो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल जो है, आईनॉक्स जो है, वो लखनऊ में खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी तमाम छूट जो है वो यहां पर दी जा रही है। लेकिन यहां पर सवाल वही लगातार बरकरार बनता है कि अभी भी कोरोना हमारे बीच से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना हमारे बीच बरकरार है। तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जिस तरीके से विशेषज्ञों की ओर से जाहिर की गई थी, वो अभी भी बरकरार है। तीसरी लहर कभी भी हिट कर सकती है, तीसरी लहर कभी भी भारत को हिट कर सकती है, प्रदेश को हिट कर सकती है। और जिस तरीके से मंजर, तबाही का मंजर एक तरीके से कह सकते हैं, हमने दूसरी लहर में देखा, वैसा ही मंजर जो है वो देखने को मिल सकता है तीसरी लहर में। लेकिन वही हम भी यहां पर यही दुआ करते हैं कि तीसरी लहर जो है वो देश में, प्रदेश में ना आए, उस तरीके की तस्वीर एक बार फिर से हम ना देखें, क्योंकि तमाम परिवार तबाह हो गए दूसरी लहर में, तमाम परिवार टूट गए, तमाम लोग जो हैं वो अपनों से बिछड़ गए दूसरी लहर की वजह से। और तमाम भारी अनियमितताएं भी हमें देखने को मिली थी, तमाम कमियां देखने को मिली थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने चरमराते देखा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने घुटने टेकते देखा था। लेकिन यहां पर अब एक बार फिर से स्थितियां सामान्य होती हुई दिख रही हैं, एक बार फिर से जो स्थितियां हैं वो काबू में आते हुए दिख रही हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कम हैं, लगातार अगर बात सैकड़े की जाए तो सैकड़े से कम कोरोना के मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य होने के बावजूद इतने कम आंकड़े आना अपने आप में एक उपलब्धि है। तमाम कई जिले प्रदेश में ऐसे हैं कि जो कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सिविल अस्पताल के निदेशक हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर देखी थी, दूसरी लहर में हमने कहर देखा था, और दूसरी लहर ने कहर इस कदर बरपाया कि लोग दर दर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयारियां यहां पर स्वास्थ्य महकमा कर रहा है और ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, दूसरी लहर से हमने काफी सबक लिया जी। दूसरी लहर में जो कमियां थी उसको हमने तीसरे में पूरी की हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे चिकित्सालय ने ऑक्सीजन सप्लाई को सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ गए हैं, ऑक्सीजन सेपरेटर्स आ गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स आ गए हैं, सब बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई है। दूसरा ये है कि ये माना जा रहा है कि शायद ये जो आने वाली लहर है ये बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगी, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। तो उसके लिए पूरे प्रदेश भर में और हमारे चिकित्सालय में पीकू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित किए गए हैं। वो क्रियाशील हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं और वो एडवांस में तैयार हैं, ताकि अगर बच्चे आते हैं तो उनको ठीक तरह से लिया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए। हमारी इमरजेंसी काफ़ी सुदृढ़ हो गई पहले से, और जो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और जो उनके साथ अप्लायंसेज हैं वो पूरे प्रदेश भर में और हमारे चिकित्सालय में स्थापित हैं। जी जी। डॉक्टर सुभाष, जिस तरीके से आपने कहा कि भारी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, तो उसको देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट जो है स्थापित किए गए हैं तमाम जगहों पर। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुभाष, हमने ही इस खबर को चलाया, हमने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी भारी कमी देखने को मिली थी। वेंटिलेटर थे पर वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं थे। इस वजह से भी तमाम कमियां जो हैं वो देखने को मिली थी स्वास्थ्य महकमे में। तो इन कमियों को किस तरीके से पूरा किया गया है, किस तरीके से कर्मियों की भर्ती की गई है और किस तरीके से आगे यह कार्य जारी है? हम लोगों ने जी, या राजा सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर को रिक्रूट कर लिया है जी, और सब जगह कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर अवेलेबल है। जी, जो हमारे एग्जिस्टिंग मैन पावर थी, जो कि इन चीज़ों में ट्रेंड नहीं थी, जैसे कि वेंटिलेटर यूज़ करना, बाईपेप मशीन चलाना, जी, या ऑक्सीजन सप्लाई को रेगुलेट करना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को ठीक तरह से यूज़ करना, ऑक्सीजन प्लांट्स को यूज़ करना, इसके लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पैरामेडिकल सप्लाईज थी, पैरामेडिकल लॉजिस्टिक्स थी, उनको हमने टाइम टू टाइम ट्रेन कर दिया है। अब दे आर रेडी टू यूज़
these appliances and they can help us out. इस तरह से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मानव संसाधन है वो पूरी तरह ट्रेंड है और नए संसाधन जो लिए गए हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जी डॉक्टर सुभाष, मेरा सवाल एक तीसरी लहर से जुड़ा ये भी होगा कि जिस तो तरीके मैन से पावर की शॉर्टेज अब हमारे पास जी होपफुली नहीं है। जी 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 डॉक्टर सुभाष, हम भी यही कामना करते हैं कि मैन पावर की शॉर्टेज जो है वो ना हो और जिस तरीके से दूसरी लहर में लोग दर दर भटक रहे थे इलाज के लिए, वैसे उन्हें न भटकना पड़े। डॉक्टर सुभाष, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से तीसरी लहर को लेकर होगा कि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में आंकड़े देखे थे, 4 लाख 4.5 लाख को आंकड़े पार कर रहे थे, दिन प्रतिदिन आंकड़े एक नया कीर्तिमान अपने आप में रच रहे थे और लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था क्योंकि भारी मात्रा में मरीज सामने आ रहे थे। अगर तीसरी लहर में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, पहले तो हम कामना करते हैं कि तीसरी लहर ना आए और इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और अचानक से 4 लाख 4.5 लाख मामले एक दिन में सामने आते हैं तो किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इनसे निपटेगा? स्वास्थ्य महकमा पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी डॉक्टर की रिक्रूटमेंट काफी हुई है और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, जैसे इंटर्न्स हैं, हमारे पास एमबीबीएस हैं, उनको ले गया हॉस्पिटल्स के अंदर। हमारे यहाँ भी वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मैंने पहले बताया आपको, ले चुके हैं उनको। और जो मशीन्स हमारे यहाँ संचालित होनी है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, उनको बाकायदा ट्रेन करके उनको स्थापित कर दिया गया है। नंबर ऑफ बेड्स का एक्सपेंशन कर दिया गया है। नए यूनिट्स खोल दिए गए हैं जो कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। उनके अंदर वेंटिलेटर्स, उनके अंदर बेड्स, ऑक्सीजन सब हम लोगों ने सप्लाई करके सब जगह हम लोगों ने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। जी डॉक्टर सुभाष, तो आपसे पहले की कंपैरिजन में जो पिछली लहर थी उसके कंपैरिजन में बेटर है। जी जी तो डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर यह माना जाए कि जिस तरीके से दूसरी लहर में हमने तस्वीरें देखी थी, जिस तरीके से विपरीत तस्वीरें हमने देखी थी, तो उससे सीख लेकर स्वास्थ्य महकमे ने जो तमाम खामियां थी उनको दूर कर लिया है। कोशिश पूरी यही है कि जो कमियां दूसरी लहर में देखी गई थी उसको तीसरी लहर में पूरा करने की कोशिश की गई है। कोई चीज नहीं आती है तो उससे भी हम लोग निपटने को तैयार हैं। जी बिल्कुल सुभाष जी, हमें इसी जज्बे की जरूरत है। डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर आपसे वैक्सीन को लेकर एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर हिट करेगी भारत में, वो कभी भी हिट कर सकती है और अचानक से जिस तरीके से दूसरी लहर आई थी, देखते ही देख रहे जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगेंगे और तीसरी लहर ठीक इसी प्रकार आएगी। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन को एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है डॉक्टर कि वैक्सीन एक बड़ा फैक्टर साबित होगी तीसरी लहर को रोकने में। आपको क्या लगता है कि क्या जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा तीसरी लहर में तस्वीरें उतनी बदहाल नहीं दिखेंगी जितनी दूसरी लहर में दिखी थी? बिल्कुल सही कहा आपने जी। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जी। वैक्सीन लगवाना चाहिए और वैक्सीन लगवाने से हमको प्रोटेक्शन है। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स लोग देते रहते हैं जी। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन हमारा एक मेन टूल है जी। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और ये 3 अगस्त से एक मेगा अभियान के रूप में चलाया जाएगा। जितने भी सेंटर्स हमारे यहाँ स्थापित हैं उनमें वैक्सीनेशन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है और आज की डेट में लोग काफी जागरूक हो गए हैं और वो वैक्सीनेशन में खुद सेल्फ आ रहे हैं, अपने आप को वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है और साथ ही साथ यदि संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होती है, तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर फास्टर एंड हायर एंड इन्फेक्शन इज वीकर। मतलब इन्फेक्शन जो होता है वो वीक होता है, वो सिवियरिटी कम होती है उसकी और धीरे से हम बाहर आ जाते हैं उससे। बिल्कुल डॉक्टर सुभाष, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पर तीसरी लहर का डर भी लोगों के मन में माना जाए कि तीसरी लहर के डर की वजह से भी लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात सबके जहन में है कि तीसरी लहर आएगी, उससे पहले हम लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा लें ताकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वेपन है, एक वेपन को तो हम पूरी तरह इस्तेमाल कर लें ताकि हम अपने आप को वैक्सीनेट कर पाए, हम अपने आप को शील्ड कर पाए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय हमारे पास इस वक्त है जो कि कारगर साबित होगा। तो लोग इसीलिए बाहर आके वैक्सीनेट करा रहे हैं। जी डॉक्टर सुभाष, तीसरी लहर से जुड़ा सवाल बच्चों से,
जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पीकू वार्ड जो है लगातार तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे में विशेषज्ञ भी लगातार यही कह रहे हैं कि तीसरी लहर जब आएगी तो इसमें बच्चे अधिक संक्रमित होंगे। तो इन पीकू वार्डों में किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरीके से जब बच्चे अगर संक्रमित होंगे तो किस तरीके से उनका रखरखाव होगा, किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाएगा? पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो हैं जी हर हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल, डिविजनल हॉस्पिटल में स्थापित कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ 10 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। जी प्रत्येक बेड में एक सेंट्रल मॉनिटर, जी एक वेंटिलेटर जी पहले से ही लगा हुआ है, जी ताकि यदि बच्चे आते हैं, जो जैसे कि लोग संभावना बता रहे हैं कि बच्चों को संक्रमण होगा, जी तो पर बेड पर यूनिट हमारे पास बच्चों को डील करने के लिए ये बेड्स उपलब्ध हैं, जी जिसमें हम उनको वेंटिलेटर युक्त, ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध कराएंगे और उनका उपचार करेंगे। इसी तरह मेरे चिकित्सालय के मॉडल पर, या ये कहिए कि जैसे इन चिकित्सालयों में स्थापित है और अन्य चिकित्सालयों में पीकू स्थापित है, जी उस तरह मेजर हॉस्पिटल्स में पीकू स्थापित कर दिया गया जी है एंड वो सब फंक्शनल है। जी तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हमारे पास है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बेड्स रेडी हैं, जी प्लस उनमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरीके से तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तो ऐसे में तीसरी लहर से जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम डट कर और अधिक लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अमले की ओर से कहा गया था कि जब तीसरी लहर सामने आएगी तो इसमें बच्चे संक्रमित होंगे, ये बात हर किसी को पता थी और विशेषज्ञों ने भी लगातार इस बात को कहा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है डॉक्टर कि जब तीसरी लहर आएगी और जब बच्चे संक्रमित होंगे तो उन्हें रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि बच्चों को काबू कर पाना, बच्चों को समझा पाना एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में बच्चों के जो तीमारदार होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी? हाँ, हमारे जो अभिभावक बूथ बनाए गए हैं, जी गार्जियन बूथ्स, जी गार्जियन बूथ में सरकार ने पहले से व्यवस्था कर दी है जी कि बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत इन गार्जियन बूथ्स पर वैक्सीनेट किया जाए, और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में इनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, ताकि जब बच्चे घर पे रहें तो उनके साथ जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करते हुए पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हों और पूरी तरह से उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हों और वो किसी रूप में बच्चों को संक्रमित न कर पाएं। जी डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर यही सवाल तो पेरेंट्स आर बीइंग वैक्सीनेटेड जी अलॉन्ग विद चिल्ड्रन ऑल्सो। जी 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 डॉक्टर, अपने आप में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बड़ों को हम समझा सकते हैं लेकिन बच्चों को समझा पाना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन डॉक्टर, आपसे इससे जुड़ा मेरा सवाल कि ये भी होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों का रखरखाव होगा, बड़ों का रखरखाव होगा और तीसरी लहर से हम निपटेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात कोरोना के मामलों को लेकर करें तो कोरोना के मामले कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से स्पीड पकड़ने लगे हैं। क्योंकि अगर बात पिछले एक सप्ताह को लेकर करें तो कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लेकिन अगर वहीं अब अगर बात करें तो एक बार फिर से बूस्ट देखने को मिला है कोरोना के मामलों में, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनमें कमी देखने को मिली है। तो क्या लगता है कि तीसरी लहर अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई है? इसी तरीके से आने वाले महीने में, 1.5 महीने में आंकड़े बढ़ने लगेंगे? देखिए, ये तो मॉडल बेस्ड स्टडीज थी जी जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव का प्रेडिक्शन किया था, जी और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एक मिनिमम फेज था जिसमें केसेस नहीं थे। ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में एक फेज था जिसमें कोई केसेस देखने को नहीं मिले। कहीं ना कहीं ये हम लोगों ने एंटी कोविड प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो नहीं किए, हम लोग लापरवाह हो गए। शायद इसी वजह से ये चुनौती बन गई हमारे लिए और ये चैलेंज बन गया, और इसी वजह से थर्ड वेव के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये हम ही लोगों द्वारा फैलाया गया संक्रमण है जो वापस हमारे पास ही वापस आ रहा है। इससे जो बात हम लोग कहते थे कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, वो लोगों ने कहीं ना कहीं शिथिलता उसमें बरत दी और हम लोगों ने तीसरी लहर को आमंत्रण दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर आंकड़े की बात हो और केरल का नाम सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने मामले लगभग भारत में, पूरे भारत में सामने आ रहे हैं, करीब करीब उसके आधे मामले अकेले केरल से ही सामने आ रही हैं। अगर आज भी बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 20,000 के आसपास वहां पर मामले सामने आए हैं और भारत में 42,000 के आसपास मामले सामने आए हैं, तो लगभग आधा का आंकड़ा है। तो क्या यह माना जाए कि तीसरी लहर का जो केंद्र है वो केरल होगा? देखिए, ये लहर जो संक्रमण के केसेस हैं जी, यदि वो बाहर से आ रहे हैं तो एंट्री पॉइंट्स उनकी
या तो एयरपोर्ट्स के थ्रू है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के थ्रू, या सी पोर्ट्स के थ्रू है। तो ये संभव है कि सी पोर्ट के थ्रू ये एंट्री हुई है केरला के अंदर, लेकिन ये अभी सब्जेक्ट टू फर्दर रिसर्च और कंक्लूजन है कि क्या ये वाकई केरला उसका एपिसेंटर बनेगा या नहीं। अभी वहाँ केसेस ज़्यादा मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट ऑफ इंडिया जो है केरला एक एग्जाम्पल बन जाएगी और एपिसेंटर बन जाएगा। धीरे धीरे जैसे केसेस स्प्रेड आउट होंगे उसी तरह ये इसका अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय आपको वहाँ ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, जिस तरीके से आपने कहा कि बाहर से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से बाहर से आ रही यात्रियों पर नजरें बनाए हुए किस तरीके से उन्हें ट्रेस कर रही हैं? जो हमारे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है जी, और जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स हैं जी, हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे बाई रोड हो, चाहे बाई एयर हो, या बाई कोस्टल एरियाज में सी के थ्रू हो, हम लोग वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स पे हम लोगों ने RT-PCR, हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग, स्क्रीनिंग और होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन पीरियड, ये क्वारंटाइन पीरियड को हम लोगों ने वहाँ पे किया है, जिससे कि जो भी यात्री अंदर आ रहे हैं एंट्री पॉइंट्स पर, उनको अगर उनका पॉजिटिव पाया जाता है या सस्पेक्टेड पॉजिटिव या प्रिजम्पटिव केसेस होते हैं तो उनको क्वारंटाइन की जरूरत होती है और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि अंदर आके स्प्रेड आउट ना हो जाए। जी, डॉक्टर सुरेंद्र, सुभाष जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना के उपचार में लगातार तमाम बदलाव देखने को मिले। अगर हम पहले बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी को बताया गया कि अगर जिस किसी की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अगर वो प्लाज्मा डोनेट करता है किसी को, तो किसी की जान बच सकती है। बाद में रिपोर्ट आती है, कहती है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी महामारी मची थी दूसरी लहर में। बाद में कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कामयाब उतना नहीं है। अब किस तरीके से बदलाव है कोरोना के उपचार में तीसरी लहर को देखते हुए? देखिए, अभी केसेस ही सामने नहीं आए, स्टार्ट हुए हैं, तो उपचार का या ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पिछले प्रोटोकॉल्स में चेंजेस आए, वो नीड बेस्ड चेंजेस थे। जब पता चला कि ये ड्रग उस पर काम नहीं कर रही और ये ड्रग उससे बेटर है, तो हम लोगों ने दूसरी ड्रग को, गवर्नमेंट ने उसका प्रोटोकॉल बनाया और दूसरी ड्रग को ऐड कर दिया। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियस रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन। उस डिजीज को स्टडी करने के लिए हमको केसेस की जरूरत है, और जब केसेस हैं तो वो एपिडेमिक का फॉर्म ले रही हैं, एक ही जगह वो हजारों की संख्या में अफेक्ट कर रही हैं। तो डॉक्टर्स के ऊपर डबल स्ट्रेस है, उनको ट्रीटमेंट भी करना है, लोगों की जान भी बचानी, साथ ही साथ में ये रिसर्च करके पता करना है कि कौन सी इसमें मेडिसिन कारगर हैं। तो दोनों काम इस एपिडेमिक में साथ साथ चल रहे हैं, तो नेचुरली बदलाव तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे प्रोग्रेस केस होते जाएंगे, जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो पहले से बेहतर के लिए होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर, यानी कि डॉक्टरों के कंधों पर इस वक्त मौजूद है, और आप ही लोगों के सहारे इस वक्त हम दूसरी लहर को पार करके आ पाए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर हम सभी के सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया और हमारे साथ बातचीत की, और आपने बताया कि तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं। तो इसी के साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष जी हमारे साथ जुड़े थे और तीसरी लहर को लेकर हमने बात की कि तमाम तैयारियां इस वक्त हो रखी हैं प्रदेश में, तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं, इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घरों से अगर बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अनावश्यक चीजों को छूने से बचें, क्योंकि अगर आप और हम सावधानी बरतेंगे तभी हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।